मान लो अपना टारगेट क्या है कि 14,000 बच्चों से गुरुकुल शुरू करना। 7,000 गांव है, मतलब गांव तो 6713 कुछ गांव है। अब उसमें हम ये मान के चलें यदि कि 14,000 बच्चे, यानी हर गांव से दो बच्चे किस लिए चाहिए अपने को कि आज के टाइम पर जो सबसे बड़ी समस्या है गांव की वो है मिस इन्फॉर्मेशन। ना तो किसी को खबरों की खबर लेनी आती, मतलब खबरों की पड़ताल करनी आती, ना किसी को नेताओं के डायलॉग का मतलब समझ में आता, ना इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी समझ में आती। हमारे बुजुर्गों ने जो इंग्लिश पढ़ने पे जो जोर दिया था और जो अपने गांव में दान दे के स्कूल खोले थे, उसका मकसद ये था बुजुर्गों का कि इन स्कूलों में जब बच्चा पढ़ेगा तो हमारा बच्चा इस पूरे षड्यंत्र को अंग्रेजी में जान के और सारे देश को बताएगा। क्यों सारे षड्यंत्र अंग्रेजी में है। अब उल्टा इन्होंने क्या गेम खेला तंत्र वालों ने कि अंग्रेजी को नौकरी के लिए पढ़ना है, तो उल्टी तरफ चला गया। वो जो मकसद था वो कहीं धूमिल हो गया। और जो अपने स्कूल थे, जो गांव के स्कूल थे, जो गांव के लोगों ने अपने दान के पैसे से बनाए थे, उनको इन्होंने हड़प के सरकारी बना लिया। अब तो ये कब्जा भी वापस लेना है गांव वालों को। लेकिन जब गांव में कम से कम 2 बच्चे तो ऐसे होने चाहिए हमारे पास जो पूरे गांव को सच्चाई बता सकें। अब जरूरी नहीं है कि आने वाले टाइम में इंटरनेट इतना फ्री हो, जरूरी नहीं है कि इंटरनेट का कंट्रोल इतना ओपन हो। अभी तो क्या है, अभी तो इन्होंने वैक्सीन वाले पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाया कि वैक्सीन की सच्चाई जो भी बताएगा उसका चैनल उड़ा दो। तो इंटरनेट के माध्यम से तो जानकारियां आने वाले टाइम में जाएंगी नहीं। और हो सकता है कि ये आपकी ट्रैवलिंग को भी कंट्रोल कर लें। तो फिर आपको गांव के अंदर अपनी एक ऐसी तंत्र खड़ा करना पड़ेगा जो सारी जानकारियों को आपको देता रहे। यानी हेल्थ पे बचना कैसे है, भवन निर्माण कैसे करना है, खेती कैसे करनी है, बिना वो बीज नहीं देते हैं तो आपको कैसे वो करना है, उस सारी व्यवस्था के लिए आपके पास गांव में कम से कम 2 आदमी ऐसे होने चाहिए जिनके पास कम से कम 2 चीज़ों की तो समझ हो। तो अब मैंने 2 हर गांव से इसलिए लिए कि एक गांव के आसपास यदि हम 10 गांवों का क्लस्टर मान के चले हैं, जैसे आपका गांव है यहाँ, तो इस गांव के आसपास 10 गांव तो होंगे ना जिनसे आप मतलब पैदल जाके वापस आ सकते हो शाम को, या पैदल ही चल जाना आसान हो। तो वो 10 गांव जहां जाने के लिए आपको गाड़ियों की जरूरत ना पड़े, तो 10 गांव के पास ऐसे कितने योद्धा हो गए? 20 हो गए। इसका मतलब 20 योद्धाओं को तो 20 की 20 कला आवे। उनको भवन निर्माण भी आवे, उनको केमिस्ट्री भी आवे, उनको फिजिक्स भी आवे, मैथ भी आवे, उनको संगीत भी आवे, दूसरी कला भी आवे, लिखना भी आवे, पढ़ना भी आवे, खबरों का भी आवे। उनको वो सारी कलाएं आती हैं जो हमारे को एक आदमी को चाहिए। तो वो 20 इस हिसाब से वो सिलेक्शन भी मैं करूंगा कि कैसा बच्चा लेना है आपके। जैसे आपके गांव से 100 एप्लीकेशन आएंगी मान लो, तो उसमें से 2 बच्चे मैं डिसाइड करूंगा कौन से होंगे। ना तो सिफारिश चलेगी ना वो, क्योंकि ये 10 गांव ये आसपास के, कि यहाँ जी आपके आसपास के 10 गांव कौन से हैं, ये गांव हो गए। अब इन 10 गांव में से एक बच्चा इस कैटेगरी से चाहिए, इस बच्चा इस टैलेंट वाला चाहिए, एक बच्चा इस टैलेंट वाला चाहिए। ऐसा करके वो पूरे गांव को एक पूरा चंक दे दिया जीनियस बच्चों का, मतलब अलग अलग विद्याओं का। अब सारे के सारे लैंग्वेज वाले आ गए, उनका क्या करेंगे फिर? सारे के सारे संगीत वाले आ गए, सारे के सारे खेलने वाले आ गए, सारे के सारे साइंटिस्ट आ गए। वो नहीं ना, हमको तो पूरी मानव जाति की प्रिजर्वेशन के लिए सारे नॉलेज को आगे तक कैसे लेके जाना है, ये इंतजाम करना है। अब इस चक्कर में अगर 14,000 बच्चे यदि हम लेते हैं और हम ये मानकर चलें कि 10 बच्चों पे यदि हमको एक परिवार लेना है या एक बंदा लेना है 10 बच्चों पे, तो हमारे पास हो गया 1400 परिवार, 1400 बंदे। और यदि हो गया हमारे पास 14 बच्चों पे एक, यानी कि 15 बच्चों को एक आदमी बड़े आराम से संभाल सकता है। उनके खाने पीने का, उनका देखने का, दिनचर्या का और सारे इंतजामों को वो अच्छे से संभाल सकता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि हमें 10 से 14 बच्चे यदि एक व्यक्ति के जिम्मे देने हैं तो हमारे पास 1000 से 1400 के बीच का स्टाफ चाहिएगा हमारे को। इसमें हमने कंडीशन रखी है कि अपने गुरुकुल, अपने शिष्य कुल के अंदर यदि आपको दाखिल करवाना है तो भी हमारी एजुकेशन की ट्रेनिंग पूरी करनी पड़ेगी, बेसिक वाली। और यदि आपको वहां काम करना है तो एजुकेशन की ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी बेसिक, साथ में मैनुअल भी पूरी करनी पड़ेगी और अपने गांव पे प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा।
जैसे हमने इसकी जो सिलेक्शन है, यहाँ ऐसा नहीं होगा कि शिष्य कुल अनाउंस हो गया और भाई हमें टीचर्स की जरूरत और फार्म भर दो ना। आज फार्म भरने पड़ेंगे, आज फार्म भर के आपको वहाँ अपनी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। उसमें हम सीधी सी एक ही बात कहते हैं, बेसिक ट्रेनिंग कर लो। बेसिक ट्रेनिंग करने के लिए आपको क्या करना है, वो अपना जो नंबर है 9518170000 9518170000 उस पर मैसेज करके बोल दो हमें बेसिक ट्रेनिंग करनी है, एजुकेशन की। एजुकेशन की ट्रेनिंग करनी है तो उसमें हमने मैसेज आ जाएगा आपके पास, तो वो एजुकेशन की ट्रेनिंग का लिंक आ जाएगा। घर बैठे ट्रेनिंग करनी है, जिस पर बेसिक हो गई उसको आगे बढ़ने के लिए मैनुअल करनी पड़ेगी आमने सामने बैठ के। जो मैनुअल कर लेगा उसको पूरी तस्वीर समझ में आ जाएगी कि भाई तुम्हारे बच्चों को तो शिष्य कुल संभाल लेगा, तुम अपने गांव को संभालो तब तक। 2 माँ बाप का मतलब क्या हो गया, 4 जने। 4 जनों को पूरी व्यवस्था की समझ हो जाए तो गांव में प्रचार करने लगे। यदि हर रोज 5 घरों को वो समझा दें तो 1000 घरों का गांव 200 दिन में समझा देंगे। और इतना टाइम नहीं लगता, मैं तो एक एक घर की बात कर रहा हूँ। 5-5 घर 10-10 घर आके बैठ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। मैंने अपने गाँव में किया, अभी मेरी टीम जो अपनी JSM की टीम गई ना, तो मेरे गाँव में हमको मतलब टोटल 13 दिन तो काम के लगे और 6 दिन आने जाने वाले, यानी एक दिन आने का और एक दिन जाने का, तो 13 और 6 19, 20 दिन में हमारे लोग, हमारे साथियों ने, यानी एवरेज अगर हम लगाएं तो लगभग 20 या 25 साथियों की एवरेज आती है हर बार की। उन्होंने पूरे गांव के अंदर 20 दिन के अंदर हर बात को पहुंचा दिया। समझाया नहीं है, मतलब समझ नहीं आया बहुत से लोगों को अभी तक, मैं ये नहीं कह रहा हूं सबको समझ आ गया, लेकिन कितना काम किया है और कितना हो गया वो हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं और सबको बता रहे हैं। तो जब हम पूरे गांव को, अब हमने आज बता दिया कि ये ऐसा कर सकते हैं तंत्र वाले, आज बोलेंगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन कल को जिस दिन वो होता हुआ नजर आएगा, जैसे हमने कहा था भाई बिजली का संकट आएगा, अब अखबारों में आने लगा कि बिजली का संकट आएगा। हमने कहा था बैंक उड़ेंगे, आपका सारा खाता खाली हो जाएगा, सरकार ने एडवर्टाइजमेंट देनी चालू कर दी कि साइबर अटैक हो सकता है। ये बेस बना रहे हैं, आपको मेंटली तैयार कर रहे हैं साइबर अटैक के लिए। जब भी किसी को फोन करोगे कॉलर ट्यून सुनाई देगी, इस टाइप की बातें। इसी तरीके से खेती पे, डंगरों पर, उन सब पे बता रहे हैं। तो अब हम ये कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को वहां काम करना है वो भी ट्रेनिंग पहले से लिया हुआ होना चाहिए। जब उसको ये मालूम पड़ेगा कि हम कितने बड़े काम को अंजाम देने जा रहे हैं, यानी कि वो शिष्य कुल तो एक बहाना है, बेसिकली तो हमको व्यवस्था परिवर्तन के लिए समाज को समझ देनी है। समझ, सारा तो झगड़ा जितना है वो समझ का है। अब जो मैं बात आपको बता रहा था, आपका ये वैदिक प्लास्टर और वो देख करके कि अब ये हवेली जो है, अगर आप इसको ऊपर दिखाओगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ साथियों, ये देखो, अरे ये ऊपर दिखाओ, ये कड़ियाँ हैं हमारे यहाँ पे, और ये कितनी फुट हाइट है इसकी, इन्हें ऊपर से उठाना हो तो उठा लो, हैं 12.5 फुट इसकी हाइट है। मेरे को तो ज़्यादा लग रही है, नहीं मेरे को ज़्यादा लग रही है जी, 12.5 फुट तो ये लंबाई होएगी। 14-15 है जी, हैं? अगर 14-15, 14.5 है ना तो भाई साहब ऊंचाई उससे फालतू है, 20 फुट के नजदीक। ये भाई साहब जितना ये लंबा है ना उससे फालतू है। 15-16 फुट की ऊंचाई है। हाँ तो 16 फुट 17 फुट हाइट पाएगी या पक्का। देखो 6 फुट 6 फुट 6 फुट है, फर्श करे बाद में घट गई, शुरू में इतनी और नीचे थी ना। हाँ तो फर्श इतना ज़्यादा नहीं होया होगा, 2-3 फुट ऊपर आया। तो अभी मैंने ये देखा कि अब यहाँ पर ठंडक बहुत है, और ये 1950 की बनी हुई बिल्डिंग है। अगर 1950 की बनी हुई बिल्डिंग है और आज 75 साल बाद भी वो ज्यों की त्यों खड़ी है, इसका मतलब हमारे पुरखों के पास भवन निर्माण की ऐसी कला थी। और गारा में है, ठीक है। अब 100 साल तक अगर आपका भवन चल रहा है और आज के सीमेंट के बनाए हुए तीसरे महीने, दूसरे महीने या चौथे साल, 5वें साल तरेड़ आ जाती है, तो इसका मतलब आज वाले बेवकूफ़ हैं और हमारे वाले ज़्यादा बड़े साइंटिस्ट थे। तो हम उस सारी पूरी रिसर्च को लेकर के सारे देश को बताएंगे, समझाएंगे मतलब। तो वो जो हम जो प्लान कर रहे थे कि कुछ चीज़ें परमानेंट हैं, जैसे 14,000 बच्चे परमानेंट प्लान है हमारा, कि हम ना तो इससे ज़्यादा लेंगे ना इससे कम लेंगे। पहले साल में आपके बच्चे ले लिए हमने आपके गांव से इस कैटेगरी के, भाई म्यूज़िक से ले लिया और स्पोर्ट्स से ले लिया, एक बच्चा आपका म्यूज़िक का ले लिया, एक स्पोर्ट्स का ले लिया। अगली बार आपके गांव से म्यूज़िक और स्पोर्ट्स का नहीं आएगा,
अगली बार दूसरे टैलेंट, तीसरे टैलेंट आएंगे, अगली बार कोई और टैलेंटेड बच्चा आएगा, तो अलग टैलेंट के बच्चे ले लिए। अब आपको कुछ सालों के बाद सारे टैलेंट के बच्चे आपके गांव में मिल जाएंगे, तैयार हुए। यानी आज आपने अगर हमको बच्चा दिया है और उसकी उम्र यदि आज के टाइम पे 10 साल के करीब है, जो कि हम लेने का प्लान कर रहे हैं कि 10 साल के आसपास का बच्चा अगर हम लेंगे, तो जब वो 20 साल का होगा, यानी हम 10 साल की मेहनत के बाद उसको आपको प्योर तैयार करके एक ऐसा बच्चा दे देंगे जो टोटल समाज के लिए समर्पित होगा और जिसकी गारंटी समाज में स्थापित होने की गारंटी हमारी होगी। यानी उसकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, उसका जीवन कैसे चलेगा, उसका जीवन साथी उसको कैसे चूज करना है और उसको जीवन में कैसे एक सफल वैवाहिक जीवन कैसे बिताना है, उसकी पूरी की पूरी उसको समझ दे करके भेजना अपना टारगेट है। अब मान लो हमने ये ट्राई कर लिया, अब एक आधा बंदा ऐसा होगा, यार हमारे तो बड़े हो गए, मान लो इस रेंज से बाहर जा लिए, तो फिर हमने इसका एक प्रोसीजर निकाला है। एक तो जो बंदा वहाँ काम करेगा उनके बच्चों के लिए हम लोग वहाँ स्पेस रखेंगे कन्फर्म, भाई मतलब आपका बच्चा चाहे कितनी उम्र हो, उनका हम बेशक हमारे को अलग से करना पड़े, क्योंकि 10 साल के बच्चे की समझ और 15 साल की इकट्ठे नहीं हो सकते ना। तो हमको बनाना है कल्चर बनने के लिए अलग अलग मेंटालिटी के बच्चे एक साथ नहीं आ सकते। अब यह है कि 10 साल का बच्चा किसी का ज़्यादा मोबाइल देखता है, किसी का कम देखता है, किसी का बड़े बच्चों के साथ रहता है, कोई अकेला रहता है, वो तो हम मैनेज कर लेंगे समय के साथ। लेकिन बड़ा ही बच्चा उसके साथ रहने लग जाए फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा लंबा लेने की प्लान किया कि हम इसको थोड़ा सा इस टाइप से ले लें कि भाई बच्चे ये तो ले हम इसी एज कैटेगरी से, फिर जो दूसरे बच्चे हैं ना, जो जैसे जो काम करने वाला बंदा है उसका बच्चा, और एक और हमने इसमें कैटेगरी ली है, एक मैं अलग से मतलब कुछ लोगों की लिस्ट तैयार कर रहा हूँ, मतलब अलग लिस्ट है वो बेसिकली। ये उन लोगों की लिस्ट है जो अपनी यात्रा में मैंने देखे कि जिन्होंने अपना स्वार्थ देखे बिना वो जो लगे रहे। देखो महीना 2 महीना या थोड़े बहुत दिन तो आदमी नाटक कर लेता है काम करने का, और थोड़े दिन तो झूठ बोल के काम चला लेता है वो, लेकिन लंबे समय तक नहीं बोल सकता। तो अपना मोर्चा बने हुए 3 साल हो लिए, इसमें बहुत से चेहरे बदले हुए नज़र आए। मतलब जैसे किसी की स्टेटमेंट पहले कुछ और थी, बाद में कुछ और बदली। हमने कुछ ऐसे लोगों की देखा है कि जो डे 1 से जो है उसी तन्मयता से लगे हुए हैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, जिन्होंने वापस रिटर्न में ये भी नहीं देखा कि यार मतलब मेरा क्या होगा। वो सिर्फ ये सोच के लड़ रहे हैं कि ये करना ज़रूरी है, बस। उन्होंने खुद का उनका कोई स्वार्थ मुझे दिखाई नहीं दिया। तो उनकी भी लिस्ट जो मेरे पास है, उनके भी बच्चे इसके अंदर शामिल होंगे। तब ये 3 कैटेगरी के लोग हो गए। अब इसमें हमने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हर एक बच्चे के लिए प्लान किया है। तो अब ये फिक्स हो गया अमाउंट, यानी कि 14,000 प्लस 1400 प्लस उन 1400 लोगों के और बच्चे 1001 बच्चे और हो जाएंगे मान लो। तो मतलब हमारे पास 15 से 16,000 बच्चों की व्यवस्था का परमानेंट एक इंतज़ाम होना चाहिए। अब इंतज़ाम क्या होगा इसमें? एक तो रहने का इंतज़ाम, एक इनके पढ़ने का इंतज़ाम, एक इनके भोजन का इंतज़ाम, एक इनको सिखाने की ट्रेनिंग का इंतज़ाम, और एक इनके खेलने का इंतज़ाम, और एक इनकी एक्टिविटीज़ का इंतज़ाम। जैसे रहने के लिए हमने प्लान किया है कि हम ऐसा भवन ही बनाएंगे जो हमारे पुराने, अभी राजस्थान में बचे हुए हैं कुछ ऐसे लोग जो पुरानी वास्तु उस भवन निर्माण कला से आपको चुनने में बना हुआ, वो लगभग 1000 साल तक चलने वाले भवन वो बना देते हैं, और फिर उसमें ठंडाई भी ठीक रहा है उसके घर में, और मतलब सब कुछ ठीक रहा है। अभी मीटिंग में हूँ मैं, थोड़ी देर में करता हूँ। तो उसमें क्या है कि ये सारा का सारा प्रोसेस में कि वो घर ले, तो ये तो परमानेंट चाहिए अपने को, जिसमें मैक्सिमम कोशिश ये रहेगी कि उसमें सूर्य के प्रकाश, ताज़ी हवा और इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए बेसिकली, बजाय इसके कि आजकल की तरह छोटे छोटे कमरे और वो कबूतर खानों की तरह वो नहीं होगा। दूसरी चीज़, क्लासरूम हमारे होंगे, कोशिश रहेगी हमारी मिट्टी के क्लासरूम्स। बच्चों ने ज़्यादातर समय या तो ग्राउंड में बिताना है
या क्लासरूम में, क्योंकि वो जो सोने के लिए जाएंगे वहाँ तो बड़े हॉल होंगे, उसमें अकेले का कमरा तो है नहीं बच्चे का, तो 10-12 के बच्चों का है, वो तो सोने के लिए जाएंगे। तो क्लासरूम हमारे इस टाइप के होंगे, जो इस टाइप के डिज़ाइन होंगे, क्योंकि 10-15 बच्चों के बैठने की जगह चाहिए। अब इतना बड़ा कमरा बहुत है 10-15 बच्चों को बैठने के लिए, बातचीत करने के लिए। भाई जब कोई गुरु उनको सिखा रहा है तब तो बैठ गए नीचे ज़मीन पे, कोई उसमें बेंच नहीं होगा, कोई उसमें टाट पट्टी नहीं होगी, नीचे गोबर की लिपाई होगी और उसी पे बैठ के वो अपनी विद्या ग्रहण करेंगे और नीचे ही बैठ के अपना गुरुजी पढ़ाएंगे। अब गुरुजी जो उनको बता रहे हैं वो अपनी समझ जो है वो दे रहे हैं, तो उसके बाद वो बच्चे उसका प्रैक्टिकल करेंगे, मतलब जो भी उन्होंने सीखा उसका प्रैक्टिकल। मतलब हमारा जो मेन जो सीखने का तरीका रहेगा वो वाद विवाद रहेगा, कि आपने सामने वाले की बात काटनी है, पर्पज ही है भाई मुझे आपके साथ बैठ के काटनी है। अब ऐसे नहीं काटनी है, तर्क देकर काटनी है, कि मान लो एक वस्तु के विषय में, मान लो ये मोबाइल ही है, इसके विषय में मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है और आप कह रहे हो ये बहुत बुरी चीज़ है। अब मैं तर्क के साथ इसके फायदे गिनाऊंगा, अब आप उन्हीं फायदों को काट सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसका नुकसान बताएंगे। फिर इसके बिना जीना कैसे संभव होगा ये आप बताएंगे, क्योंकि आप इसका नुकसान बता रहे हैं, और अगर ये नहीं होगा तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं फिर मैं वो गिनाऊंगा। और फिर एक फाइनल पोजीशन पर पहुंचेंगे जहां किसी का भी नुकसान ना हो, यानी कि बेसिकली सत्य के लेवल पर जाना कि सत्य क्या है। यदि इसके बारे में जानेंगे तो सत्य की एक तो बात कन्फर्म मुझे पता है कि सत्य किसी का नुकसान नहीं कर सकता, किसी जीव जंतु, किसी प्रकृति, किसी परमात्मा की बनाई किसी वस्तु या किसी भी चीज़ का वो नुकसान नहीं कर सकता। यानी अगर आपको इसको बनाने के लिए सोना चाहिए, एल्युमिनियम चाहिए, निकल चाहिए, कोबाल्ट चाहिए और धातु चाहिए, और वो निकालने के लिए आपको जंगल काटने पड़ते हैं, और वो जंगल काटने के लिए आपको किसी को बेघर करना पड़ता है और पशु पक्षी मारने पड़ते हैं, तो ये सत्य नहीं है, फिर ये कबाड़ है, फिर ये परमात्मा के खिलाफ है। कोई भी चीज़ जहां भी प्रकृति का थोड़ा सा भी नुकसान होता है, यदि आप खेत में पेस्टिसाइड डालते हैं और उससे कोई कीड़ा वहां मरता है तो वो सत्य नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अदरवाइज पूरी प्रकृति ने पूरा सिस्टम बना रखा है, और इन कंपनियों के आने से पहले भी इस धरती पर मानव करोड़ों सालों से जिंदा है। तो वो सभ्यता जब चल रही है, तुम अगर कोई ऐसी चीज लेकर के आओ जिससे कि मतलब किसी का नुकसान ना होता हो तो मान लेंगे, अगर नुकसान होता है तो हमको वो छोड़नी पड़ेगी। आज छोड़ दो, कल छोड़ दो, परसों छोड़ दो, जब मर्जी छोड़ दो, ये आपकी मर्जी है। अदरवाइज आपको दुनिया छोड़नी पड़ेगी, और नहीं तो आपको गुलाम रहना पड़ेगा। तो वो चीज़ इस टाइप की डिज़ाइन करेंगे हम लोग कि पूरी खुली हवादार और इस टाइप की मतलब जिसमें वहाँ पेड़ों का भी, खेल के मैदान का भी, वो पूरा का पूरा संरक्षण हम लोग, क्योंकि यहाँ कोई भी नौकरी करने के लिए वहाँ कोई नहीं जाएगा। ये एक्चुअली डिज़ाइन हमने जो किया है वो ये किया है कि अगर 15,000 की आबादी अगर एक जगह पर रह रही हो, तो 15,000 की आबादी का मतलब ये हो गया कि आप अगर अपने गांव का हिसाब लगाओ तो आपके गांव की आबादी कितनी है? वोट है 3500 वोट का मतलब हो गया लगभग 1.5 गुना लगा लो आप, यानी कि 5,000 के करीब, 5-5.5 के करीब जनसंख्या है। अब मैं अगर 15,000 की बात कर रहा हूँ तो मतलब ऐसे ऐसे 3 गांव मैं वहाँ बसाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपके गांव के पास ज़मीन कितनी है टोटल? 14,000 एकड़। अब 14,000 एकड़ में आपके गांव का काम नहीं चल रहा, सब कर्जे में है। कमाल की बात यह है कि हमारे गांव के पास 14,000 एकड़ ज़मीन है और 5500 की आबादी है। अब मैं आपको 1,000 एकड़ ज़मीन में 3 गांवों के बराबर सस्टेनेबल कमाई करने वाला पूरा मॉडल बना के दिखाएंगे हम आपको। 14,000 एकड़ ज़मीन जिस गांव के पास हो, बीघा या एकड़ का फर्क हो, बीघा या एकड़ का, तो यहाँ कितने बीघे गए? 14,000 बताए गए जी, बीघा या एकड़। तो आपके यहाँ 1 एकड़ में कितने बीघे हैं? हरियाणा का तो सेम ही है जी, 5 बीघे। 5 बीघे का 1 एकड़, 5 कनाड़ का बीघा और 8 कनाड़ का एकड़, तो यानी 2 का हो गया लगभग 1.5 बीघा का। तो 14,000 में भी 7,000 एकड़ तो होगी लगभग। तो मैं तो दोनों ही केस में कह रहा हूँ, मैं तो 1,000 एकड़ में 3 गांव बसाने की बात कर रहा हूँ। उसमें पशुपालन भी होगा, उसमें अपना उत्पादन होगा, प्रत्येक बच्चा उत्पादन करेगा उसके अंदर, मतलब कुछ ना कुछ बनाए, कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन होगा उसका। अभी इस जो हमारे पूर्वजों के पास में सारी कलाएं ये थी बेसिकली, हम मिस कर गए इसको।
हमें इसको वापस जिन लोगों ने इसके ऊपर, जैसे कुछ लोगों ने बीज के ऊपर ज़बरदस्त काम किया है, खेत के बीज के ऊपर, अपना राजेश भी कुछ ज़बरदस्त तरीके से लगा हुआ है। बहुत से लोगों ने गाय के बीज के ऊपर काम किया है, ज़बरदस्त संवर्धन के ऊपर काम किया है। बहुत लोगों ने पशु पक्षियों पे भी काम, दूसरे और चीज़ों पे भी काम किया, गाँव पे किया, मतलब हद लेवल पे लोगों ने मेहनत की हुई है। 3 बीज मैंने भी दिए जी, ज्वार नरमा कपास बीज रखे हुए। अच्छा, देसी बीज, हाँ, ज्वार नरमा 3 गुड़ नरमा 1000 टन में और कपास RG8 का कपास। RG8, हाँ चलो तो वो बिना पानी इतनी हो रही है, बिना पानी के, ठीक है। तो अब पॉइंट ये आया कि जो चीज़ें वहाँ लंबे समय तक चलनी है फिक्स, वो तो फिक्स होएंगी, बाकी चीज़ें अपने समय के अनुसार में हम लोग चेंज करते रहेंगे कि फ़िलहाल ये वाली चीज़ें यहाँ चलेंगी, ये वाली क्लास यहाँ चलेंगी। तो जितने भी टैलेंट किसी के पास हैं, आने वाले समय में हमको वो सारे टैलेंटेड लोग चाहिएंगे जो वहाँ अपना योगदान दे दें। कि हमको बिजली पे काम करना, साइंस पे काम करना, खेत में काम करना, पशुओं पे काम करना, वो सिखाने के लिए लोग चाहिएंगे। वो अपने अपना अनुभव शेयर करेंगे। लोग पूरी दुनिया से आओ, आपके पास ऑडियंस खड़ी है इतनी सारी, आप अपनी बात, हम मतलब घंटा 2 घंटा हम केवल और केवल बाहर के गेस्ट का रखेंगे कि नॉलेज आता रहे बच्चों को कि ऐसे भी बोलना होता है, इस मुद्दे पे ऐसे बोलना होता है। याद कुछ रहे ना रहे, यहाँ सब कॉन्शियस में सारा नॉलेज जाता है, वो हमें मालूम है, वो देख लिया हमने, बचपन में किसी के भाषण सुने थे तो उसके वो डायलॉग याद है, उसके वो डायलॉग याद, उसके वो डायलॉग याद। तो इस तरीके से हम ये प्लान जो कर रहे हैं, इसके लिए अपने को जो फौज तैयार करनी है, उस फौज का सबसे पहला काम होगा इस विजन को गांव के लेवल तक लेके जाना। मान लो गांव को पता ही नहीं है कि आपके गांव के अगले 10 साल या 15 साल की प्लानिंग करके कोई व्यक्ति एक ऐसा काम करने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें आपका पार्टिसिपेशन की तो जरूरत पड़ेगी। भाई हम लोग ये तो नहीं कह रहे ना कि हम कल बदलेंगे हम सब कुछ, क्योंकि हमें ये मालूम है कि जो ये पीढ़ी इस वक्त जिसका सत्यानाश हो लिया, मेरी उम्र और उस मेरे से बड़ी उम्र का, इन्होंने अपने बच्चे बाहर भेज दिए। मतलब अपने बच्चों को लड़ना सिखाया नहीं, अपने बच्चों को कुछ करना सिखाया नहीं। तू तो पढ़ ले, हैं, डंगरों का तो हम कर लेंगे, तू तो पढ़ ले, खेत में तो मैं चला जाऊंगा, तू तो पढ़ ले, रोटी तो मैं बना लूँगा, तू तो पढ़ ले, ये काम ही करना नहीं सिखाया। अब मैं हिसार गया था, आज हम बैठे थे वहाँ, नौजवान बच्चे बैठे थे, मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा भाई कितने बच्चे? बोला जी कोचिंग सेंटर का हब बन गया हिसार अब, और बस स्टैंड के आसपास का एरिया तो मुखर्जी नगर के जैसा हो रखा है। मैंने कहा भाई कितने % बच्चा पढ़ता होगा? बोला जी सारे बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं। मैं कहा देखो तुम आए हो अपने परिवारों को धोखा देने के लिए, क्योंकि तुम्हारे परिवारों ने तुमको काम करना नहीं सिखाया, तो तुम यहाँ बैठ करके एक अपनी ईगो मसाज कर रहे हो, एक परिवार को ये सांत्वना दे रहे हो कि हमारा बच्चा पढ़ने के लिए गया है, किस्मत खराब थी तो सिलेक्शन नहीं होया, अदरवाइज तुम पढ़ने के लिए यहाँ नहीं आए हो, तुम आए हो तफरी करने। कैसे कह सकते हो आप? मैंने कहा पूरे दिन में तुम 1 या 2% से ज़्यादा पढ़ते हो तो बताओ। ना जी पढ़ तो है। मैं कितना? चलो बताओ, 24 घंटे का 1% बताओ कितना होता है? 24 घंटे का 1% नहीं पता उस बच्चे को। मैंने कहा क्या पढ़ता फिर तुम? और वो तैयारी कर रहा है नौकरियों की। चलो मैंने बताया 24% होता है 0.24 घंटे, 24 का 1% बन गया 0.24 आवर्स। बोला 24 मिनट। ओ भाई 0.24 घंटे, अब इसके मिनट बनाने होंगे तो इसको 60 से गुणा करनी पड़ेगी। ये मैं 60 में पढ़ूंगा। हाँ, तो उसने पता नहीं था बेचारे ने। तो फिर वो बोला फिर यूँ कितना बनेगा? यूँ बनेगा लगभग 14 मिनट और 40 सेकंड। 14 मिनट। बोला ना जी 14 मिनट तो फालतू पढ़ा है। मैं कहा एक हफ्ता बिना पढ़े भी तो हो जाए। हाँ या तो है। तो फिर 14 मिनट के 1 हफ्ता कैलकुलेट करके देख, 14 मिनट को 7 से मल्टीप्लाई करेगा तो लगभग 10 घंटे, मतलब 10 दिन के कैलकुलेट कर ले तो 14 मिनट के हिसाब से तो 140 मिनट होए। तो दिन में 2 घंटे पढ़ गया तो 1 हफ्ता ना पढ़ने का भी तो काम हो करा तो यही है। तो एवरेज पूरे दिन में अगर तुम्हारी एवरेज निकालेंगे तो 15 मिनट या आधे घंटे से ज़्यादा की नहीं निकलेगी मेरे दोस्त। तो उसने माना कि आप ठीक कह रहे हो। तो मान लो अगर मैं एवरेज 15 मिनट पढ़ रहा हूँ तो 1%, एवरेज आधा घंटा पढ़ रहा हूँ तो 2%,
और एवरेज अगर 1 घंटा पढ़ रहा हूं तो 4%। यानी अगर आप अपने जीवन का, आप अपने वहां रह रहे हो, आप हिसार रह रहे हो, दिल्ली रह रहे हो, वहीं रह रहे हो, अगर आप मात्र 10% समय को ही पढ़ने के लिए लगा रहे हो तो बाकी समय पे आप क्या करते हो? क्योंकि मैं नहीं कहता कि आप सारा दिन पढ़ो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बाकी का जो 90% है उसमें से लगभग 33% आप सोने पे काट देते हो। सोने पे भी तो 8 घंटे तो सोना ही है, 24 में से 8 घंटे 33% हो गया। 33% ये चला गया, 10% आपने पढ़ने पे लगा दिया तो 43% आपने खो दिया, यानी कि 50% रह गया। बाकी के जो 7% है उसमें नहाना, धोना, खाना काट दो। अब बच गया 50% समय। उसमें आप क्या करते हो? अपने शरीर के ऊपर काम करते हो, परमात्मा पे ध्यान करते हो, या आप अपने कुछ नया प्रोडक्शन के लिए करते हो, या कुछ नया सीखने पे करते हो, पढ़ाई के अलावा कुछ और करते हो, या केवल बत्ते बत्ते मारते हो? तो सिर्फ फोन, चैटिंग, लड़की के साथ घूमना, दोस्तों के साथ घूमना, मार्केट में तफरीबाजी, शॉपिंग, शिमला चले गए, कहीं और चले गए, दूसरी जगह चले गए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। प्रोडक्शन नाम तो चीज, मतलब कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं करते। तो अगर आपके गांव से आए हुए बच्चे अगर सारे के सारे नॉन प्रोडक्टिव काम में लगे हुए हैं तो उनको सेल्फ के ऊपर कब यकीन आएगा? इसीलिए तो ये होता है कि एमटेक करा हुआ बच्चा किसी भी कंपनी में 8,000 रुपए में नौकरी करने को तैयार हो जाता है कि जी 8,000 दे दो तो भी कर लूंगा। अब वो बच्चा बोला जी ठीक है। मैंने कहा ये तो मैंने बताया, अब तुम दूसरा आंकड़ा बता देता हूं। जितने बच्चे हिसार में पढ़ने के लिए आए हुए हैं, मैं तो हिसार, करनाल, चंडीगढ़, जहां भी बच्चे पढ़ने के लिए गए हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, 99% जो है वो अफेयर और दोस्तों के चक्कर में आए हुए हैं, तफरीबाजी के चक्कर में, सिर्फ घर तक पेंडा छुटाना, काम नहीं करना। और तीसरे नंबर पे और बात सुन लो, उनमें से पढ़ते कितने हैं? कोचिंग सेंटरों की तुमने चांदी कर रखी है, एक कोचिंग सेंटर पे 1000 आदमी हैं, तो उसमें से पढ़ने वाले 10 से ज़्यादा बच्चे नहीं हैं 1000 बच्चों में से, तो वो 1% बनता है। फिर सिलेक्शन रेट देख लो, ग्रुप डी की सबसे बड़ी भर्ती होती है, 22 लाख फार्म, 18,000 भर्ती, उसमें से भी 11,000 ने तो नौकरी छोड़ दी। अब मैं आपको बता दूं क्यों। MSc करे हुए बंदे, तैयारी करने वाले बच्चे, जो मतलब इसके UPSC की तैयारी कर रहे थे, SSC की कर रहे थे, वो छोड़ गए, उनसे कहाँ चपड़ासी बना हो रहा। अब मैं वो देख रहा था कि 18,000 का अगर 22 लाख का अगर 18,000% में निकालो तो जो पास का परसेंटेज है वो 0.8% बनता है। इसका मतलब 99.9% को तो फेल होना तय है। अब ये पॉइंट पे जब मैं इस पे बोला, मैंने उस लड़के को तो बोला जी पास की परसेंटेज का तो यही रेट है, तो फिर जो बाकी का 99% बच्चा गया उसका क्या? उसके बारे में सोचा? किसी ने कुछ सोचा नहीं, ना कोई सरपंच सोच रहा, ना कोई MLA, ना MP, ना मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मास्टर, वकील, डॉक्टर, कोई नहीं सोच रहा। माँ बाप को समझ नहीं है, समझ देने के लिए जिसके पास समझ है उस पर टाइम नहीं है, वो अपने धंधे में लग जाता है। तो इसीलिए हमने ये प्लान किया है कि भाई JSM के साथी गाँव में जाकर समझ के ऊपर काम करेंगे कि आओ बैठो चर्चा करो। जैसे अभी यहाँ बैठक में वो बाहर बैठे है, वो बैठक है, कितने लोग बैठे थे, चौपाल से भी और वो भी है, बैठ जाओ वहीं शाम को, जैसे आएंगे किसी दिन शाम को आपके वहाँ, पहले गांव वालों से बात करेंगे, फिर करेंगे कि आओ तुम कह रहे हो ना हम गलत हैं, तुम सही बताओ। फिर इसका मतलब तुमको सही पता है। अगर मेरे को गलत कह रहे हो तो इसका मतलब है आपको सही मालूम है। जिसको सही मालूम है वो सही बताएगा। हम उस तरफ जाएंगे जहाँ सबका हो, जब सबका भला हो। हम वो काम करेंगे ही नहीं जहाँ एक तबका, तो अब मोटे पैसे वाला, अमीर, गुंडा, नेता के साथ चलने वाला, या जो पढ़ा लिखा या जो नौकरी लगा हुआ है, वो तो अपने बच्चों का कर जाएंगे। जो बाकी के क्या करेंगे? अगर उनके बच्चे नशा बेचेंगे तो नशा हमारे बच्चों को तो बेचेंगे। अभी कुछ तुम्हारा कसोरा, अच्छा इंजेक्शन, हाँ नहीं पाया, हाँ मरा पाया 6 महीने पहले खातियां, ले बता 6 महीने पहले खातियां का छोरा काम में मरन लग गए। हाँ तो आपका तो ये पंजाब बॉर्डर पड़ा है ना, वहाँ तो बात तो वीडियो हुआ लगाना, माइक लगा के बाकी सब ने सुना क्या कह रहा है। जो अपने आप ऑन को नहीं होता, ऑन करना पड़ा। ले हाँ बता क्या कह तेरा माइक दे ले। जहाँ हम रवानी सार में, हाँ उससे 1.5 किलोमीटर दूर मतलब नशे की हालत में 3 डेड बॉडी मिली, जो नशे की वजह से लोग मरे। कब की बात है ये? ये पिछले
15 दिन की बात लगा लो, 20 दिन की, एक तो गाड़ी में मिली है, मतलब उसके इंजेक्शन हाथ में लग रहा और वो गाड़ी में ही मर तो लिया। अगर आपके पास गाड़ी है, हाँ मतलब गाड़ी में मिला बतावा हो, हाँ अब अगर आपके पास गाड़ी है और आपका बच्चा उसी में मिला है तो वो गाड़ी ही अभिशाप हो गई ना, क्योंकि गाड़ी के तेल के लिए आपसे पैसे लिए थे, उसमें से वो पैसा लगाने लगे वहाँ। अब वो बच्चा नशा कब करता है? जब उसको उस जिंदगी में आनंद नहीं आ रहा हो जो जिंदगी वो जीन लग रहा। नशा तभी करेगा ना अगर उसको मजा आ रहा है, तो वो क्यों किसी से छुप के काम करेगा कुछ ऐसा काम? मान लो मना आनंद आ रहा है, तो मुझे तो नहीं रोज रात को दारू पीने की जरूरत है थकावट उतारने के लिए, मैं तो नहीं थकूंगा, मैं तो आपको रात को काम करता दिखूंगा, 1 बजे भी दिखूंगा, इसी ऊर्जा से मिलूंगा। भैया तो सो रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं जिस काम में मजा आ रहा है। मैं तो आपको कभी मेरे तो किसी दोस्त ने आज तक मेरे चेहरे पे थकावट या गुस्सा या डिप्रेशन नहीं देखा, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ उसमें आनंदित हूँ। अब वो बंदा जिसको काम में मजा नहीं आ रहा है, वो मजा ढूंढने के लिए नशा करेगा। और यदि हम उस बच्चे को वही काम दे दें जिस काम के लिए परमात्मा ने उसको बनाया, वो जिंदगी में कभी नशा करेगा ही नहीं। तो उसी मिशन पे अपन जो काम करने के लिए ये चले थे, उसके लिए अपने को अपने गांव पे काम करना बड़ा ज़रूरी है। मैंने एक चीज़ कैलकुलेट करी, मेरे गांव से जो मैंने काम किया उससे जो मैंने सबक लिया, हमारे साथियों ने काम किया वहाँ 5 दिन एक बार, 4 दिन एक बार, 4 दिन एक बार, और आना जाने का समय निकाल लो, आदमियों की संख्या 15 आदमी एक बार, 35 आदमी एक बार, इस टाइप से करके वो टोटल हमने कैलकुलेशन किया जब, तो 6 घंटे डेली काम का हिसाब लगाएं तो, और 220 दिन एक साल में वर्किंग डे, आपका भी मेरे ख्याल गवर्नमेंट जॉब का 220 डे का लगता है, तो मैं 220 दिन एक साल का लगाऊं, तो जो दिन जो उन साथियों ने जो टोटल काम किया, यदि उसी काम को मैं अकेला करता अपने गांव में, तो मुझे 4 साल 3 महीने लगते, कम से कम 4 साल 4 महीने के करीब, यानी 4.25 साल लगता। यानी 4.25 साल का काम टीम वर्क में हमने कर दिया वो 13 दिन में। क्यों? एक बंद हमारे पास साथी, मान लो 35 साथी आ गए, और दिन में प्रत्येक व्यक्ति ने अगर 4 घर करे तो 35 चौका 140 तो घर हो गए। 140 घर तो ऐसे निपटा दिए। अब मुझे 140 घर करने के लिए 140 घंटे चाहिएंगे। 140 घंटों के लिए मतलब दिन में अगर 6 दिन लगाऊं तो कई महीने का समय लगेगा। मतलब अगर डेली का 5 और 6 घंटे कैसे बोलेगा एक आदमी लगातार? तो वो आए और 4 साल का काम ऐसे निपटा गए। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यदि आपके पास टीम नहीं है तो पूरे गांव के प्रत्येक घर तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आपको 4 साल लगेंगे, अगर आप रेगुलर लगे हुए हो, जैसे हम पागलों की तरह लगे हैं। और यदि आपके पास टीम है तो 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन में आप पूरे गांव को पूरा संदेश दे सकते हो कि आप क्या करना चाहते हो, आपका मकसद क्या है। हाँ, पहली बार बताना किसान के बीज बोने जैसा है, बल्कि मैं तो ये कहूँ खेत जोतने जैसा है। दूसरी बार बताना मतलब बीज बोने जैसा है, और तीसरी बार बताना उसमें पानी देने जैसा है। फिर अंकुरित मतलब अंकुरण स्टार्ट होगा वहाँ। यानी आपको प्रत्येक गांव में कम से कम 3 बार तो जाना पड़ेगा। अब अपनी टीम गई 2 बार मोटा काम करने, तीसरी बार तो सर्वे करने गई थी, बताने के लिए गई 2 बार। तो 2 बार में ऐसा हुआ, मेरे गांव में 40 लोगों की अपने पास टीम हो गई, 41 लोगों की, जिन्होंने प्रूव किया कि हम आपके साथ हैं इस मिशन में। उन्होंने अपने घर में बंदे रुकवाए, जैसे 35 बंदे गए ना, 40 बंदे, तो सब गांव में ही रुकवाए मैंने। जैसे भाई दो आपके जिम्मे लगा दिए, 2 आपके जिम्मे लगा देंगे, 2 साथी आपके पास रहेंगे हैं। हाँ, पहले बारात ऐसे रुकती थी, तो 5-5 आदमी भी रुके एक परिवार में, कोई दिक्कत नहीं भाई, कितने मर्जी हो। गाँव में तो टेंशन ही नहीं कोई इस मामले की। तो मैंने देखा कि वो लोग अपने साथ आ गए। अब मैं तीसरी बार, यानी जैसे मैंने कहा ना तीसरी बार अंकुरण से पहले, अब मैं खुद जा रहा हूँ। जैसे वो 40 लोग जो अपनी टीम के थे ना, अब मैं एक एक को फ़ोन करे कि जी मैं आपके घर में आऊँगा। एक तो इस बहाने, क्योंकि मैं तो गांव में से छोड़े हुए 30 साल हो गए थे, अब मैं वापस आया हूँ तो मैं अपने घर भी देख लूँगा, मेरे गांव में कितने परिवारों के साथ अपना हुआ है। तो जी आपके घर आएंगे, आपने अपने आसपास और अपने परिवार के लोग बुला लेने हैं, हम आपसे बात करेंगे। अब मैं पर्सनली जा रहा हूँ, अब टीम का कोई आदमी नहीं जा रहा, अब मैं बात कर रहा हूँ सबसे। और मुझे आज तक अभी तक एक गाँव में एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसमें ये कहा हो कि तुम जो ये कर रहे हो ये मुमकिन नहीं है, या ये हो नहीं सकता, या ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, या इसमें कुछ गलती है।
मैंने बोला जो गलती है तो बतानी पड़ेगी। और फिर जब हाँ एक सवाल आता है बस, मैं तो मान जाऊं और तो नहीं मानते। तो मैंने कहा आप मान गए, आप मान गए, आप मान गए, आप मान गए, जो वहां 15 आदमी बैठे थे 15 मान गए ना, तो तुम ही गांव मान लो अपने आप को। इसका मतलब मैं जहां तक पहुंचा हूं वहां पर लोग मानने हैं। कैसे कह दूंगा नहीं मानने, मैं कैसे कह दूं देश समझने को तैयार नहीं, कोई समझाने को तैयार नहीं, बका रहे हैं लोग। तो भाई हम राजनीति करेंगे तो बदल देंगे। कैसे बदल दोगे भाई आप राजनीति करके? जिस आदमी के लिए कर रहे हो उसको पता भी नहीं तुम क्या करने जा रहे हो, उसको बताओ तो सही। पहले रैली करके थोड़ी बता सकते हो, वहां तक बात जानी चाहिए, आखिरी आदमी तक उसको लगना चाहिए भाई ये काम कर रहे हैं, तब जाके बात बनेगी। तो जब ये मान लो, क्योंकि हमारे साथ जो डिस्प्यूट आएगा ना, जब पूरा समाज अपने साथ आ जाएगा ना, तो मेरे साथ जो पंगा बनेगा वो क्या बनेगा कि ये 2 बच्चे क्यों लिए, मेरे क्यों नहीं लिया? मैं भी तो तेरे साथ पिछले 10 साल से लगा हुआ हूँ, मैं भी तेरे साथ 5 साल से लगा हूँ, मेरा बच्चा कैसे छोड़ दिया तूने? जब गांव में मान लो मेरे पास, अब मेरे ही गांव में 40 बंदों की टीम हो गई, अब 40 के 40 चाहेंगे कि हमारे वाला बच्चा जाए। ऐसी जगह पे जहां आपके बच्चे की फ्यूचर की गारंटी हो, वहां तो हर बंदा चाहेगा किसी भी कीमत पर लो हमारे बच्चे को। अब मेरे पास 40 में से 2 ही सीट हैं, बाकी 38 कहाँ जाएंगे? उसके लिए हमको अपने गांव पे कि तुम फ्रेंचाइजी ले लो ना उसकी, अपने गांव के स्कूल में जो सरकारी स्कूल है वहीं पे ये चालू करो, जो हम वहाँ करेंगे तुम वहाँ करो। जैसे जो मैंने अपने गांव में किया तुम यहाँ कर लो, कि आज हम ये करने वाले हैं। टीचर्स की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी हम ले ही रहे हैं, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिर वो बिलो आया समझ में, कहा भैया तो गांव, प्रत्येक गांव अपने एरिया में कर ले, जहां कमियां आती जाएंगी वहां के लिए टीम में तैयार होती जाएंगी। क्या दिक्कत है जी? सिस्टम ने भी तो बना रखा है ना तंत्र, हमें क्या दिक्कत है बनाने में? और पहले सारा चला ही नहीं करता, और गांव अपनी व्यवस्था अपने आप देख सकता है। इसलिए फिर मैंने इसको ये मान के चला कि इस पे अब देखो, जो 3 साल का समय मैंने लिया था स्टार्टिंग में, मैंने शुरू में, आपको पता होगा मैंने शुरू से कहता आया, मैं 3 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे। बढ़िया भी 3 साल बोलता है, हर रिश्ते को भी 3 साल, मिनिमम 3 साल का समय लगता है किसी भी चीज़ को समाज की नज़रों में इस एंगल पे जाने में कि ये लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो अब हम इस एंगल पर आ चुके हैं कि अब समाज में ये संदेश है कि हम कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अब ये बताना पड़ेगा। ये बताने के लिए टीम 200 की ट्रेनिंग करी थी आपने, तो अब एजुकेशन वाले साथी, टीम 200 वाले साथी, और जिन्होंने प्रैक्टिकल कर लिया वो, उनकी एक मीटिंग बुलाऊंगा मैं। तो कुछ 1000 आदमी हमने सेलेक्ट किए हुए हैं पूरे इंडिया से, भाई उनको कॉल करेंगे कि तुमको ही आना है, जिन्होंने तीनों ट्रेनिंग, जिन्होंने कम से कम एक ट्रेनिंग 3 दिन वाली ले रखी हो, या जिसने एजुकेशन पे काम कर रखा हो, या जिसने मतलब प्रैक्टिकल कुछ कर रखा हो, वो कर उनको कॉल करके बुलाएंगे। और अब हम ये मिशन जो मैं अपने गांव में कर रहा हूँ वो पैरेलल 1000 गाँव में करेंगे हम, कि तुम अपने अपने गांव संभालो। मतलब जैसे आपको करना है तो आपने करना है, तो मैं आपको हिसार की टीम प्लस जींद की टीम प्लस कैथल की टीम से जो जो साथियों ने कर रखी है, मैं वो बंदे दे दूंगा आपको। तो आपने अपने गांव में शुरू करने के लिए वो आपके गांव में वो काम जो आप 2-3 साल लगते हैं आपको करने में, वो टक से कर देंगे। मैसेज पहुंच गया, फिर एक दिन बुलाओ, फिर मैं आ जाऊंगा गांव में और फिर आप ऐसे कर लेंगे। तो इसी तरह से दूसरे गाँव में फिर बोलने वाले लोग तैयार हो जाएंगे तो फिर उनके भी बुलवा देंगे। जब ये लगेगा कि लोग कह रहे हैं ना भाई देवेंद्र को बुलाओ, फिर 5-6 गाँव के लोगों को इकट्ठा एक जगह बुला लेंगे, ऐसा कर लेंगे जैसे मर्जी। मतलब बेसिकली करना तो पड़ेगा ही, ऑप्शन कोई नहीं है। तो जो लोग शुरू में आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे, वो उन्हें कर लेंगे। तो जो साथी यहाँ तक पहुँचे हैं ना भाई, बंद कर दिया, चल रहा है। तो जो साथी यहाँ तक पहुँच गए ना वीडियो में, वो साथी अगर JSM से जुड़ना है, तो हमारी 20, 21, 22 को ट्रेनिंग है कैथल में, और 20, 21, 22 ये जून को कैथल में। उसके बाद अपन गांव में करूंगा, मैं अपने गांव में भी करूंगा और दूसरे गांव में भी। अपने गांव की भी 3 दिन की ट्रेनिंग करनी है मैंने, और एजुकेशन की ट्रेनिंग लेनी है। तो भी नंबर है 9518170000। इस पे आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप, और फिर एक रिटर्न में मैसेज आएगा। फिर वहाँ आप सोशल मीडिया पे भी कमेंट करके अपनी बातें डालते रहो, अपने साथी मैसेज देखते रहेंगे और आपसे संपर्क करते रहेंगे। अपना फ़ोन नंबर ज़रूर डाल दिया करो। हमारे पास वॉलंटियर्स की बहुत कमी है, वॉलंटियर्स नहीं है क्योंकि किसी के पास टाइम ही नहीं है, और हमको लोग वेला सोचते हैं। लोग पता क्या, फ़ोन तो उठाता नहीं, जैसे मैं वेला हूँ। मतलब तेरे पर तो टाइम नहीं है वहाँ तक आने का भी, ट्रेनिंग में आने का भी, तेरे पर तो टाइम नहीं है मतलब अपने साथियों से भी बात करने का,
तू तो चाहे कि यहाँ तने कमेंट कर दिया और मैसेज कर दिया तो सोल्यूशन वहीं फ़ोन पे मिल जाए, और हम जो है वो दिन रात पागलों की तरह तुमको समझाने लगे रहे। तो ये थोड़ा सा एक पंगा है। तो इसलिए साथियों टाइम की बड़ी शॉर्टेज रहती है, आपको ही लेके करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ऊपर बोझ बड़ा ज़्यादा है। ऐसा ना हो कि एक टाइम पापा इस जुआ गिर दें। तो इस जुआ गिरने से पहले हम थोड़ा थोड़ा काम बटा लो, काम में बटाना है आपने, कोई न्यू नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा वो करना है। अब जो गाँव में काम करने के लिए हमारे को फंड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। फंड की ज़रूरत पड़ती है या तो इंटरनेशनल लेवल पर ट्रैवल करने के टाइम पे, या फंड्स की ज़रूरत पड़ती है ऑफिस कोई मेंटेन करना हो या रेगुलर कोई खर्चे हो उसके लिए, या फिर फंड की ज़रूरत पड़ती है कोई बड़ा प्रोग्राम करो। जैसे अभी समालका में बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ, उससे पहले प्रोग्रामों में वो खर्चे हैं बस। तो अब रेगुलर खर्चों के लिए तो हम कुछ साथियों की परमानेंट ड्यूटी लगाएंगे कि इन साथियों का भाई, इन जैसे जॉब वाले हो गए, बड़े बिजनेस वाले हो गए, अब कुछ साथी ऐसे हैं बेचारे कमाते भी कुछ नहीं और जेब से खर्चा भी वही सबसे ज़्यादा करते हैं, अपनी मोटरसाइकिल अपनी कार लेके घूमते रहते हैं। फिर वो दुख सा आता है थोड़ा सा ना, ले भाई उनके लिए कुछ कर भी नहीं पाते। बट एनी हाउ अब होगा, हमें बड़ा उम्मीद है कि समाज जाग रहा है, तो जिस हिसाब से जाग रहा है उस हिसाब से हमें बहुत से लोगों की ज़रूरत पड़ेगी वॉलंटियरली आगे आके काम करने की, क्योंकि हमारे से आदमी इतने संभाले नहीं जाने, इतने लोग जुड़ेंगे। तो इस पर गुरुकुल पर शिष्यकुल पर अपनी राय देना जरूर कमेंट बॉक्स में डाल के, और सब्सक्राइब कर दो। नीडर इंडिया चैनल में धूम में ठा रखे हैं, आप भी जुड़ जाओ सारे। बहुत बहुत धन्यवाद।